तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश शर्मा और आप देख रहे हैं लोकेश शर्मा अकाउंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का वाणिज्य विषय, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा रहता है। इसकी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसके कारण बच्चे इस सब्जेक्ट का चयन कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों को ज्ञात होता है कि क्लास 9th और 10th में भी वाणिज्य का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो अगर उन्हें फ्यूचर में जाके क्लास 11th या 12th में या आगे चल के वाणिज्य से संबंधित ही कोई कोर्स करना होता है, तो वो क्लास 9th में और क्लास 10th में वाणिज्य ले लेते हैं, जिससे कि उनका बेस मजबूत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं लोकेश शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लोकेश सर अकाउंट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतिम खाते से आशय और अंतिम खाते की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, इन सारी बातों को जानने से पहले हम कुछ अन्य और छोटी छोटी बातों को जानेंगे कि हमारे जीवन में अकाउंट का या वाणिज्य का क्या महत्व रहता है। उसको भी अगर हम जान लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा जीवन में हम समझ जाते हैं, उदाहरण में हमारा मतलब उदाहरण लेने में हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो को अच्छी लगे तो। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा देना, क्योंकि एक सच्चा मित्र ही वो होता है जो अपने वृद्धि के साथ साथ अपने मित्र की भी वृद्धि करता है। प्यारे बच्चे, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी बात आती है वो आती है मानवीय क्रियाएं। देखिए, जो हमारे द्वारा, जो हम मनुष्यों के द्वारा जो भी क्रियाएं दिन प्रतिदिन के जो कार्यों में संचालित की जाती है धन कमाने के उद्देश्य से, या जो भी क्रियाएं मन की संतुष्टि के लिए की जाती हैं, उन्हें हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाएं अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को, एक मिनट ले लेते मैं ज़रा, हाँ, मानवीय क्रियाओं से आशय। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मानवीय क्रियाओं से आशय। आखिर मानवीय क्रियाएं हैं क्या? तो मैंने बताया, हम जो दिन प्रतिदिन की कार्य करते हैं धन कमाने के उद्देश्य से, अपने परिवार के लालन पालन के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। और मानवीय जो क्रियाएं होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि धन ही कमाने के लिए की जाएं, मन की संतुष्टि के लिए भी जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें भी हम मानवीय क्रियाएं ही कहते हैं। तो मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करता है उसे मानवीय क्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? दोबारा से पढ़ लेते हैं। मनुष्य अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करता है उसे मानवीय क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि मानवीय क्रियाएं होती कितनी हैं। बच्चों, मानवीय क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं? एक तो हमारी क्रियाएं होती हैं आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती हैं हमारी अनार्थिक क्रियाएं। मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक जो क्रियाएं हैं ये होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले, जब मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से, अपने परिवार का लालन पालन करने के उद्देश्य से जो क्रियाएं करता है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जो मनुष्य अपने मन की संतुष्टि के लिए कोई धार्मिक कार्य करता है जिसके प्रतिफल में उसको धन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, उसे हम अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। ये वे क्रियाएं हैं जो धन कमाने, संपत्ति अर्जित करने या आजीविका चलाने के लिए मुख्य उद्देश्य से की जाती हैं। इन कार्यों का सीधा संबंध धन के उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से होता है। ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इस आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना और आय प्राप्त करना होता है। अगर मैं किसी उदाहरण की बात करूं तो किसी शिक्षक के द्वारा स्कूल में छात्रों को पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक में मरीज का इलाज करना या किसी दुकानदार के द्वारा माल बेचना, ये हमारी आर्थिक क्रियाओं में आता है। अगर मैं इसकी मुख्य श्रेणियां की बात करूं तो आर्थिक क्रियाओं को आगे
3 भागों में हमने बांटा है। मतलब हमने जो आर्थिक क्रिया हम देखते हैं वो मुख्यतः हम 3 रूपों में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो हम रूप है वो है हमारा व्यापार। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार करता है तो उसका पहला जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। वो सेवा भाव करना उसका उद्देश्य नहीं होता। वो कभी भी ये नहीं कहता, कोई ग्राहक आता है कोई वस्तु खरीदने के लिए, वो ये नहीं कहता कि ले जाओ मुझे मन की संतुष्टि मिल रही है, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए इसको व्यापार को हमने आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया है। उसके बाद आता है हमारा पेशा। पेशे के अंदर जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए आदि ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पहले एक ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जित करने के बाद वो अपनी सेवाएं देते हैं, उसे हम पेशा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और एक आता है रोजगार। यानी कि रोजगार का मतलब होता है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसे हम रोजगार कहते हैं और बदले में हम मजदूरी या हम वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है अनार्थिक क्रियाओं का। ये वे क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना बिल्कुल नहीं होता। ये कार्य प्रेम, सहानुभूति, सामाजिक दायित्व, देश प्रेम या आत्मिक संतुष्टि की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, ठीक है। जो हमारी आर्थिक क्रिया थी वो धन कमाने का उद्देश्य था उसका, लेकिन अनार्थिक क्रिया का जो उद्देश्य है वो सामाजिक दायित्व है, सहानुभूति है, कार्य प्रेम है, आत्मसंतुष्टि है। ये सारे जो जितने भी काम होते हैं जिससे हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम अपनी आत्मसंतुष्टि पाते हैं, उसे ही हम जो है अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसका उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उसी शिक्षक द्वारा घर पर अपने बच्चों को, क्या वो कोई शिक्षक हैं, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कुछ पैसा प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही हमारी क्या है? अनार्थिक क्रिया है। माता के द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना। जब हमारी मम्मी भोजन बनाती हैं तो क्या वो हमसे पैसा लेती हैं? वो केवल हमें स्नेह से खिलाती हैं, और ले ले बेटा, और ले ले एक रोटी और। तो ये हमारी कौन सी क्रिया है? अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा गरीबों को दान देना, ये भी हमारी अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अगले बिंदु पे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब आता है हमारी पुस्तक का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जिसका नाम है अंतिम खाते। आखिर ये अंतिम खाते होते क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हमने सीखा था, जर्नल हमने करना सीखा था। जो हमारा व्यापार होता है उसमें जो हमारे लेन देन होते हैं, भूल से बचने के लिए, बेईमानी से बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए हम कुछ सामान, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम होती है, जिससे लोग हमारे साथ छल कपट करते हैं। तो उन बातों से बचने के लिए जो है वाणिज्य का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जर्नल करते हैं। व्यापार में होने वाले लेन देनों को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम उनका वर्गीकरण करते हैं, जिसे हम खाता वही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसकी एक सूची तैयार करते हैं, जिसे हम तलपट बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा अंतिम चरण आता है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम खाते, ठीक है। अंतिम खाते जो वर्ष के अंत में, सारे खाते ये जो हमारे हैं, इनको बनाने के बाद वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, कितना व्यापार में लाभ हुआ है, कितना व्यापार में हानि हुई है, हमारे दायित्व कितने हैं, हमारी संपत्तियां कितनी हैं, सारी बातों को जानने के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो हम विवरण तैयार करते हैं, जो हम खाते तैयार करते हैं, उसी को हम अंतिम खाते कहते हैं। तो देखिए, लेखा चक्र, लेखा चक्र मतलब जो आपका लेखा जोखा का जो अंतिम चक्र है कि सबसे अंत में, अर्थात वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर, सामान्यतः हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब समाप्त होता है? 31 मार्च को। किसी भी व्यापार की वित्तीय प्रदर्शन
लाभ या हानि और उसकी वास्तविक स्थिति जो वित्तीय स्थिति है को जानने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हीं खातों को हम अंतिम खाते कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए, व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जो हम खाते तैयार करते हैं उसी को हम अंतिम खाते कहते हैं। ठीक है, अंतिम खाते बनाने के हमारे जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझेंगे, स्पष्ट रूप से जानेंगे और आप मेरे एक एक पॉइंट को अपनी उत्तर पुस्तिका पे उतार लेना। 100% एक क्वेश्चन पेपर में इसमें से जरूर आता है, लॉन्ग में आता है। अंतिम खाते केवल औपचारिकता नहीं है, मतलब केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यवसाय के लिए आईने के समान होते हैं। मतलब उसकी वास्तविक स्थिति बताते हैं अंतिम खाते कि आखिर ये वास्तविक स्थिति इसकी है क्या। इसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब इसके उद्देश्यों को बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है, अंतिम खाते बनाने के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है सकल लाभ या हानि का ज्ञात करना। मतलब जो हमारा कुल बिक्री है उस पे हमने कितना लाभ प्राप्त किया है उसको जानने के लिए हमारा जो खाते बनाते हैं उसे भी हम अंतिम खाते ही होते हैं। यानी कि सकल लाभ या सकल हानि को जानने के लिए, शुद्ध लाभ या हानि को जानने के लिए। और जब हमें शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है या शुद्ध हानि प्राप्त हो जाती है तो हम कुछ पैसा जो हमारा होता है वो हम उस पर भी खर्च करते हैं अपने ग्राहक को दुकान तक लाने के लिए। जैसे विज्ञापन पर कर दिया, एडवर्टाइजमेंट जिसे हम बोलते हैं, हमने कोई माल बेचा है उसका इंश्योरेंस करा लिया, कर्मचारी को वेतन दे दिया, उसके बाद भवनों पर होने वाली हानि, ये बहुत सारी ऐसे खर्चे होते हैं जिनको घटाने के, शुद्ध लाभ में से घटाने के बाद हमें शुद्ध जो है मतलब सकल लाभ में से घटाने के बाद शुद्ध हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति की जानकारी भी हमें इसी से प्राप्त होती है। पिछले वर्ष की तुलना, मतलब इस वर्ष में और पिछले वर्ष में हमारी क्या क्या खामियां रहीं, क्या क्या हमारी विशेषताएं रहीं, खूबियां रहीं, उनकी तुलना भी हम जब अंतिम खातों के माध्यम से कर सकते हैं। भावी योजनाएं बनाना, अगर कोई किसी कारणवश हमें हानि हुई है या हानि होने की संभावना हुई है तो उसको दूर करने के लिए भी हमें अंतिम खातों को बनाना पड़ता है, उसका अध्ययन हमें करना पड़ता है। वैधानिक आवश्यकताएं, यानी कि लीगल जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी हमें ये अंतिम खाता हम बनाते हैं। ठीक है, अंतिम खाता बनाने का जो उद्देश्य है उसमें सबसे जो पहला हमारा बिंदु है वो है सकल लाभ या हानि का ज्ञान। व्यापारिक खाता बनाकर यह पता लगाया जाता है कि माल को खरीदने और बनाने की लागत के मुकाबले उसे बेचने से कितना लाभ हुआ। यह उत्पादन और क्रय विक्रय की कुशलता को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला जो खाता अंतिम खाते के अंतर्गत जो हम बनाते हैं उसमें हम 3 प्रकार के खाते बनाते हैं। सामान्यतः वैसे हमारी पुस्तक में 4 प्रकार के खाते होते हैं। पहला होता है निर्माण खाता, दूसरा व्यापार खाता, तीसरा लाभानी खाता और चौथा आर्थिक चिट्ठा। जो संस्थाएं जो निर्माण करती हैं किसी वस्तु का, बनाती हैं किसी वस्तुओं को और वो फिर उनको बेचती हैं, वो संस्थाएं निर्माण खाता बनाती हैं। लेकिन जो संस्थाएं बना हुआ माल खरीदती हैं और वो उसको फिर बेचती हैं तो वो वस्तुओं का निर्माण नहीं करती हैं, इसीलिए वो व्यापार खाता बनाते हैं। लेकिन क्लास 10th में जो हमारे खाते आते हैं वो व्यापार खाते, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये हमारे खाते हमारे मुख्यतः पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आर्थिक चिट्ठा तो हमारा जो विशेष जो फोकस रहता है वो इन्हीं खातों के ऊपर रहता है जिससे कि हम अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो व्यापार खाता बनाते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसको हम क्यों बनाते हैं, उसको हम सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो हम खाता बनाते हैं उसको हम
जो है व्यापारिक खाता कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट था शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण। लाभ हानि जो खाता होता है उसके बनाने के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो यह जानना होता है कि सभी प्रशासनिक, बिक्री और जो वितरण संबंधित जो खर्चे हैं को घटाने के बाद, मतलब जो हमारे कानूनी व्यय जो होते हैं, जो जैसे कि जीएसटी के टैक्सेस हो गए, बिक्री और वितरण से संबंधित जितने भी खर्च हो गए, इन सारी बातों को सारे खर्चों को घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे लिए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है। ठीक है, यह वह राशि है जो स्वामी की पूंजी में वृद्धि करती है। देखिए, स्वामी की पूंजी कौन सी है? जो व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम मतलब स्वामी की पूंजी बोलते हैं। अगर फर्म लाभ प्राप्त कर रही है तो उसकी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। अगर फर्म हानि प्राप्त कर रही है, शुद्ध हानि फर्म को हुई है, तो स्वामी की पूंजी में फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट है हमारा वित्तीय स्थिति की जानकारी, मतलब हमारा व्यापार की क्या स्थिति है, हमारा व्यापार कहीं घाटे में तो नहीं चल रहा, हमारी जो संपत्तियां हैं वो कम तो नहीं है हमारे दायित्वों से। ये सारी बातें हमें जानने के लिए जो हम बनाते हैं खाता, उसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा बनाकर यह देखा जाता है कि एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं और उस पर बाह्य पक्ष व स्वामी का कितना दायित्व है। इसे व्यापार की आर्थिक जो मजबूती का पता चलता है। ठीक है, मतलब व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर व्यापार की संपत्तियां जो है पर्याप्त हैं दायित्व के लिए, या व्यापार की संपत्तियां अधिक हैं, तो फिर व्यापार की स्थिति अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 4, पिछले वर्षों की तुलना। मतलब इस वर्ष में और पिछले वर्ष में की जो वर्ष में हुए लाभ या हानि आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जो है हम आर्थिक चिट्ठी की सहायता लेते हैं। अंतिम खाते की मदद से, अंतिम खातों की मदद से वर्ष के परिणामों की तुलना, परिणाम मतलब लाभ या हानि, पिछले वर्षों के परिणामों से की जा सकती है। इससे यह समझने में आसानी होती है कि व्यापार प्रगति कर रहा है अथवा गिरावट की ओर है। ठीक है, तो अंतिम खाते बनाने के बहुत सारे फायदे हैं जिसके लिए हमें अंतिम खाता बनाना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी पांचवा जो उद्देश्य था, भावी योजनाएं बनाना। देखिए, जब हमको ज्ञात हो जाता है कि हमारी हानियां किस कारण हो रही हैं, हमें लाभ किन किन चीज़ों से हो रहा है, उसके आधार पर ही हम फिर योजनाएं बनाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, व्यापार का दर्पण जो होता है उसे ही हम अंतिम खाते कहते हैं। व्यापार का दर्पण होता है अंतिम खाते, ये बताता है हमें कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो भावी योजनाएं बनाना, प्रबंधन को भविष्य के लिए बजट तैयार करने, खर्च पर नियंत्रण रखने और विस्तार की योजना बनाने के लिए ठोस डेटा यानी कि आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यह अंतिम खाते से प्राप्त होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमें एक एक पॉइंट को जानना है, रटना नहीं, समझना है हमको। यही हमारा देह वाक्य है। ठीक है, उसके बाद आता है वैधानिक आवश्यकताएं। आयकर विभाग जो होता है, बैंक और अन्य जो सरकारी संस्थाओं के कर निर्धारण और ऋण देने के लिए प्रमाणित अंतिम खाते की आवश्यकता होती है, तो हमें अंतिम खाता ये भी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है वो आता है प्यारे बच्चों, अंतिम खाते किसी भी व्यवसायिक इकाई के वित्तीय वर्ष अंतिम परिणाम होते हैं। ठीक है, अंतिम परिणाम होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से बच्चे समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहली जो हमारी विशेषता है वो है निश्चित अवधि के अंत में निर्माण। ठीक है, अंतिम खाते सदैव एक निश्चित लेखा अवधि के अंत में तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर जो यह अवधि रहती है हमारी, वो वित्तीय वर्ष
जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है। ठीक है, तो ये हमारी निश्चित अवधि के जो अंत में तैयार किए जाते हैं। दूसरी हमारी विशेषता है तलपट पर आधारित। तलपट क्लास 9th में हमने बनाना सीखा था। इन खातों को तैयार करने का मुख्य आधार जो होता है वो तलपट होता है। क्या होता है बच्चे? तलपट होता है, जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तलपट में दी गई सभी शेष राशियों को व्यापारिक खाते, लाभ हानि खाते और आर्थिक जो चिट्ठा होता है हमारा, हम उसमें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली आती है हमारी 3 मुख्य अंगों का समूह। अंतिम खाते कोई एक एकल खाता नहीं है, बल्कि यह 3 महत्वपूर्ण प्रपत्रों का समूह होता है। पहला होता है व्यापार खाता, माल की लागत और सकल लाभ दर्शाने के लिए जो हम बनाते हैं उसे व्यापारिक खाता कहते हैं। लाभ हानि खाता, शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए जो हम खाता बनाते हैं उसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति दर्शाने के लिए। ठीक है, ये 3 प्रकार के खाते हम अंतिम खाते के अंतर्गत बनाते हैं। चौथी हमारी जो विशेषता है वो है मौद्रिक रूप में प्रस्तुतिकरण। अंतिम खाते केवल उन्हीं तथ्यों और लेन देनों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जाता है। किस रूप में मापा जाता है? मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इसमें गुणात्मक सूचनाओं जैसे कर्मचारी की ईमानदारी का स्थान नहीं होता है। ठीक है, जो हमारी 5वीं विशेषता है बाहरी और आंतरिक पक्षों के लिए उपयोगी। ये खाते न केवल व्यवसाय के स्वामी के लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि ये लेनदारों, निवेशकर्ताओं, कर्मचारियों, बैंक और सरकार के लिए भी सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। देखिए, जब सरकार को जो है किसी में निवेश करना होता है तो सरकार सबसे पहले उसकी जो है अंतिम खातों को चेक करती है। वो चेक करती है कि इसके दायित्व कितने हैं, इसकी संपत्तियां कितनी हैं। ठीक है, उसके माध्यम से सरकार पैसा निवेश करती है, सरकार कहीं पैसा लगाती है। कोई भी व्यक्ति अगर हमको कोई उधार माल देता है तो वो भी हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे खातों को चेक करता है, हमारे अंतिम खाते चेक करता है, जिससे कि वो हमें कि हमारी जो देने की जो क्षमता है, हमारे ऋण चुकाने की जो क्षमता है वो कितनी है। उन सारी बातों को जो देखने के बाद ही वो हमें सामान उधार देता है। तो कर्मचारी हो गए, बैंक हो गई, बैंक भी हमें तभी लोन देती है जब वो हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति को जान लेती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अंतिम खाते की 6ठी विशेषता के बारे में, वास्तविक और व्यक्तिगत खातों का विवरण। जहां व्यापारिक और लाभानी खाते में केवल नाम मात्र के खातों का प्रयोग होता है, वहीं आर्थिक चिट्ठे में व्यक्तिगत और वास्तविक खातों की शेष राशियां दिखाई जाती हैं। देखो, जब भी कोई व्यक्ति होता है, वो अगर कोई देनदार है तो वो भी तो एक व्यक्ति होगा। अगर हम किसी को कोई माल बेच रहे हैं और उसको हम उधार बेच रहे हैं तो उससे जो पैसा लेने वाला है वो भी तो व्यक्ति होगा ना। तो इसमें जो है वास्तविक और व्यक्तिगत खातों का भी विवरण इसमें दर्शाया जाता है। उसके बाद है अंतिम खाते की जो प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चीजें बनाई जाती हैं, जो व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण के नाम से हम जानते हैं। तो बाकी हम जानेंगे कल के सेशन में। तो जब तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अपनी कर दीजिएगा। थैंक यू।